दिल्ली सल्तनत में आज हम जो पिछले पार्ट में हमने बात की थी अल्तमश पे। आज उसी के करेक्टर, फिर उसकी जो अचीवमेंट्स है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन, कंसोलिडेशन वगैरह में, उस पर आज हम बात करेंगे। अल्तमश का एक मतलब उसका एक बड़ा काम, या आप समझे कामयाबी उसकी थी जब 18 फरवरी 1229 18 फरवरी 1229 को जो बगदाद में उस टाइम के खलीफा थे। हालांकि वो अब्बासी खिलाफत ज़वाल पजीर हो चुकी थी, उसका डेक्लाइन आ चुका था, लेकिन अभी भी उसको मुस्लिम दुनिया में एक अथॉरिटी तस्लीम किया जाता था। तो उसी की तरफ से, यानी जो अब्बासी खलीफा, उसने अपनी एक वफद यहाँ पे भेजा 1229 में। तो उन्होंने वो जो डीड ऑफ इन्वेस्टर, उसको खिल्लत कहते हैं, यानी वो खलीफा की तरफ से अल्तमश को दी गई। अब उसको एक आज़ाद ममलिकत का दर्जा दिया गया है, यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट रूलर अल्तमश है। इसको यहाँ पे तस्लीम किया जो उस टाइम मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी, जिसको अगर आप सिम्बॉलिक ही माने बगदाद के खलीफा, कैलिफेट बगदाद, तो उसने ये 1229 में। तो ये बड़ा मतलब इसको जो अगर आप के निज़ाम में ये जो मोहम्मद हबीब की जो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, उसमें आप देखेंगे तो उसमें कहा कि एक लाइफ लॉन्ग एम्बिशन था, एक बड़ा, यानी जिस चीज़ के लिए अल्तमश हमेशा कोशां थे, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मुझे एक आज़ाद रियासत का दर्जा, आज़ाद मुल्क का दर्जा या आज़ाद रूलर का दर्जा मिले। वो उस टाइम मिला जब बगदाद के रूलर ने ये जो उनको एक तरह से खिल्लत, यानी एक टाइटल दिया कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो इसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था उस टाइम, यानी पूरी जो दिल्ली थी उसमें मतलब इसका बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था जब ये वाक़ा पेश आया। उसके बाद आप देखिए, एक तो उसका जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, यानी जो कनकेस्ट, जिस पे हम बात कर चुके हैं, उसके बाद अल्तमश ने यहाँ पे अपना एक पावर, अपना एक अलग पावर बेस बनाया। यानी जो लोग जो उसको सपोर्ट करते, जो नोबल्स होते, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी स्टेट में थी, उसने अपना एक क्लास बनाया। तो इनको हम कहते हैं कि बंदगाने ख़ास, जिस तरह मुइज़ुद्दीन के थे, उसके बाद ऐबक के थे, इसी तरह से अपना एक काडर बनाया शमसुद्दीन अल्तमश ने, जिनको हम बंदगाने ख़ास कहते हैं। तो उनकी आदत थी, यानी बोथ बिफोर एक्सेशन टू थ्रोन, यानी जब वो सुल्तान बने उससे पहले भी उनकी आदत थी कि वो मतलब ये गुलाम खरीदते थे। ही यूज्ड टू परचेज दीज स्लीव्स एट डिफरेंट मार्केट्स। तो उसमें ख़ास वो मतलब लीनेज पे बड़ा ध्यान देते थे, यानी नोबल बैकग्राउंड उनका चक्के कहाँ से आया है, कैसा है, तो ताकि वो एक कारामद पर्सनालिटी अल्तमश की, अल्तमश के रेन के लिए, उसकी जो अब वो एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे थे, यहाँ एक डायनास्टी यहाँ पे सेट कर रहे थे, उसके काम आ जाए। तो ये इसी तरह होता था जिस तरह ममलूक मिस्र में हुआ, ममलूक वहाँ पे, तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे था। हमें एक ख़ास टर्म जो यहाँ पे हमें पता चलती है, उसको हम कहते हैं तुर्कान चहलगानी। तो चहलगान ये असल में जो जुरजानी थे, मिनहाजुस सिराज जुरजानी, तो उन्होंने अपनी किताब के 22 जो उसका चैप्टर नंबर 22 है, यानी तबकात नसीरी, तो उसके चैप्टर नंबर 22 में जुरजानी ये लिखते हैं कि जो मतलब यहाँ पे अल्तमश था, उसके टाइम में एक ग्रुप था नोबलर्स का, जिसको 40 नोबलर्स, शमसी आप कहेंगे, बंदगाने ख़ास या शमसी नोबलर्स, तो उनकी तादाद वो कहते हैं कि वो 40 थी, लेकिन वो सिर्फ 25 नोबलर्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं। यानी जो ख़ास करीबी लोग थे अल्तमश के, उनको तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। ये जो मतलब जुरजानी इसके बारे में लिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ 25 नोबलर्स, यानी सिर्फ 25 का वो डिस्क्रिप्शन देता है। तो ये जब मतलब एक तरक्की करके आगे बढ़ते, तो उस टाइम खान का टाइटल मतलब सबसे बड़ा माना जाता था, जो एक मंगोल लेगेसी थी। उस टाइम चंगेज़ खान के वहाँ भी मंगोल का टाइटल दिया जाता था, तो यहाँ पे भी खान एक बड़ा टाइटल समझा जाता था।
तो खान उनको दिया जाता था। तो हमें पता चलता है कि वो फ्राम डाइवर्स जो एथनिक और जोग्राफिकल बैकग्राउंड, यानी मुख्तलिफ इलाकों के, सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। और इसी तरह एथनिसिटी, यानी वो किस लिनेज से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये भी मतलब मुख्तलिफ ख़ानदानों के थे वो। तो हमें पता चलता है कि वो रूमी, जैसा कि ऑटोमन मतलब ये अनाटोलिया रोम का जो इलाका है, काराखेटा, इसी तरह से किपचक, फिर अल्बेरली जो कि अल्तमश का अपना मतलब ख़ानदान था या ट्राइब था। तो इसमें यही, यानी आप देखिए टर्क है तो सिर्फ एक जो इंडियन हिंदू खान उसका हमें नाम मिलता है। तो एक राइशिस्ट फैक्टर यहाँ पे अभी था कि वो ज़्यादा बेहतर इन्हीं लोगों को समझते थे जो सेंट्रल एशिया से आते हैं, जिनका बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे सामने आता है। अब आप देखिए कि इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग थी लेकिन मल्टीपल स्टेज में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि ये बड़े मतलब कारामद लोग हो, एक कैपेबल पर्सनस ये बने स्टेट के लिए। अच्छा, एक इसमें है कि ये जो चहलगानी और बंदगानी ख़ास, इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर आप इसको देखें ना, पीटर जैक्सन को, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे किताब लिखी है, तो वो ये लिखते हैं कि ये पैरेलल ग्रुप था जो कि मतलब जो शमसी कमांडर्स का था, जो बंदगानी ख़ास में एक कमांडिंग ग्रुप था वहाँ पे, यानी जो शमसी नोबल्स थे, बंदगानी था, सुनी के पैरेलल एक कमांडर्स का ग्रुप था जिनको हम चहलगानी कहते हैं। तो सुनील कुमार इन्होंने मतलब जुर्जानी की ही बात आगे बढ़ाई है कि ये जो चहलगानी था, ये जो इलीट काडर था बंदगाने खास में, उन्हीं में ये कुछ मतलब इलीट काडर था बंदगाने खास का। यानी बंदगाने खास एक ग्रुप था, उनमें जो खास किस्म के कुछ लोग थे जिनको 40 जुर्जानी कहते हैं। तो यही वो 40 लोग में से ये थे जिनको हम तुर्काने चहलगानी, जो कि बाद में स्टेट के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए थे क्योंकि ये डाइवर्स बैकग्राउंड वगैरह वगैरह से आते थे। तो इनके मतलब ये कोई मोनोलिथिक ग्रुप नहीं था, एक ही तरह के लोग इसमें नहीं थे जो कि एक खास जोग्राफिकल एरिया या एक खास एथनिसिटी से वो आते हो। तो ये अपना एक जो पावर बेस अल्तमश ने, जिनको हम बंदगाने खास कहेंगे, शमसी कहेंगे या फिर तुर्काने चहलगानी, इन नामों से इनको जानते हैं हम। उसके बाद जो दिल्ली में पावर सेंटर कायम किया शमसुद्दीन अल्तमश ने, तो आप समझे कि ये जो दिल्ली है, अगर आप रियल आर्किटेक्ट इसका देखें तो ये अल्तमश ही है। यानी जो हिस्टोरियन जिसको लिखते हैं कि रियल आर्किटेक्ट अगर आप दिल्ली देखो तो इसको बनाने वाला असल में अल्तमश है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार स्टार्ट किया था, तो इसने इसको मतलब 3 स्टोरीज उसमें इसने ऐड की, यानी कंप्लीट इसने किया। हालांकि वो फिर फिरोज तुगलक के पीरियड में भी उसमें कुछ चेंजेस लाई गई थी। जब मैं आर्किटेक्चर पे बात करूंगा दिल्ली सल्तनत में, उसमें मैं डिटेल आर्किटेक्चर पे उस पर टाइम बात करूंगा। तो उसके साथ कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद थी यहाँ पे, उसमें भी इनका भी उसमें पार्ट है। इसके अलावा आप देखिए वहाँ पे जो खानकाज थे, मसाजिद थी वगैरह वगैरह। तो आप हौज़े शमसी को देखिए, यानी एक जो टैंक आप इसको समझे, तो इसमें इनको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बड़ी मदद की थी, मॉरल सपोर्ट दिया था इसको तामीर करने में। उसके बाद हमें पता चलता है जो अंदर की डोली, ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी है, उनके दरगाह खानका के नज़दीक ये भी एक स्टेप वेल था, यानी कुआं जिस तरह बनाया गया था ये वहाँ पे। उसके बाद उनके जो बेटा था एक बड़ा सेडबैग नसीरुद्दीन महमूद, जिसको हायर अपैरेंट मानता था, यानी मेरे बाद ये सुल्तान बनेगा, उसकी अचानक डेथ हो गई। तो सुल्तान गढ़ी, यानी उसका जो म्यूजियम है या मोनूमेंट है जो उसकी कब्र पे बना गया है। तो खुद उसका जो अल्तमशी टाम, मैंने आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत में एक बड़ा शाहकार इसको माना जाता है। 1233 में वो भी इसी के पीरियड में कंप्लीट हुआ था। मैं डिटेल आर्किटेक्चर पे बात करूंगा, यानी दिल्ली सल्तनत के, उसमें मैं फीचर्स क्या है इसके, मतलब फिर प्रोमिनेंट मोनूमेंट्स, म्यूजियम्स, फिर गार्डन्स वगैरह तमाम इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए उसने क्या यहाँ पे बनाई, एक जिसको हम कहते हैं, अगर आप इसको देखेंगे डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, तो वो कहते हैं कि उसने ये जो कंट्री है इसको एक कैपिटल दी, यानी कैपिटल दी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट दी, एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया और एक गवर्निंग क्लास दिया। तो ये इसका कोई मामूली कंटेंट, स्टेट फॉर्मेशन में अल्तमश का कोई
मामूली कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं, जिनको कि मोहम्मद हबीब ने, खलीक निज़ामी ने कोट किया है। तो अब जब ये मोनार्कियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे, यानी उसके बाद एक डायनास्टिक फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पे उसने बनाई, तो इसका जो मेन सपोर्ट बेस जो इसकी थी वो दो तरह के लोग इसमें, जो ये शमसी से जिस हम बात कर चुके हैं। तो एक तो तुर्किश ऑफिसर्स थे, यानी स्लेव ऑफिसर्स थे, जिनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है तुर्कान पाक असल। तो दूसरा ये ग्रुप था जो ताजिक और नाम तुर्क लेकिन नोबल लीनिएज का, उनको कहा जाता है तजीकानी गुजीदाए वसल, यानी गुजीदा वसल। ये दूसरा ग्रुप है इसका, जो कि हमें पता चलता है यहाँ पे जो बनाया गया था। यानी एक तुर्कानी पाक असल, दूसरा ताजिकानी गुजीदा वसल, जो कि ताजिक वालों का था। ये ग्रुप यहाँ पे बनाया। तो फिर देखिए, जो फार्म और कंटेंट दिल्ली सल्तनत की गवर्नमेंट का और फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अल्तमश ने सेट किया। तो उसमें खास एक टर्म हमारे सामने आती है जिसको हम इक्ता कहते हैं। इक्ता भी वही सेंट्रल एशिया से, मुस्लिम अब्बासिड कैलिफेट से आया। मैं जब इकोनॉमी पे बात करूंगा वहाँ पे मैं डिटेल्ड इस पे बात करूंगा, यानी जो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, फिलासफिकल बैकग्राउंड और फिर बाकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह वगैरह है उस पे। तो इक्ता मतलब आप समझिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये एक आदमी को दिया जाता है ताकि वो इससे खराज हम यहाँ पे रेवेन्यू या इसके लिए लगान का माना इस्तेमाल किया, यानी इसके लिए ट्रांसलेशन लगान लेते हैं, यानी वहाँ से वो रेवेन्यू हासिल करे। तो देखिए अब इक्ता क्या था कि इसमें अल्तमश ने मतलब मुख्तलिफ ऑफिसर्स जिनको ये ज़मीन के हिस्से दिए ताकि वो वहाँ से रेवेन्यू ले। तो इससे जो ये फ्रेगमेंटेड हिंदुस्तान की स्टेट थी, अल्तमश ने उसको लिक्विडेट किया, जो वो फ्यूडल आर्डर था, और वो जो एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था स्टेट, अब उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस इक्ता का। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ, यानी दिल्ली सल्तनत जहाँ जहाँ आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, फिर जो सेंट्रल इंडिया में वगैरह वगैरह तमाम पार्ट जो डिस्टेंट एरियाज थे, उनमें उनको सल्तनत से जोड़ने के लिए इस इक्ता ने बड़ा प्रोमिनेंट रोल अदा किया, जो कि अल्तमश ने इसको यहाँ पे मतलब साउंड बेसिस फराहम की। उसके बाद आर्मी, यानी हमें जो हिस्टोरियन इस पे बात करते हैं कि ये बिल्कुल एक उनके जहन में था कि एक सेंट्रली रिक्रूटेड आर्मी हो, ये नहीं कि वहाँ से यहाँ से लोग वो आपको जंग के वक्त फौजें फराहम करे, बल्कि एक सेंट्रली, यानी जिसको सुल्तान रिक्रूट करे फिर उसको सेंट्रली पे दिया जाए, यानी उनको बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में वही उनको पे दे। और इसी तरह से जो यानी जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सेंट्रली हो, इसकी एक कमांड, जिस तरह आज की स्टेट्स में आर्मी होती है इस तरह की एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ा करे, ये मतलब अल्तमश के जहन में था। और जो फ़ख्र मुदब्बिर की आदाबुल हरब व शुजा है, तो पता चलता है कि अल्तमश ने इस पर भी बात, यानी उनके दिमाग में ये था। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा अल्तमश का कंट्रीब्यूशन है वो मॉनेटरी हिस्ट्री या करेंसी में है। अल्तमश ने कॉइनेज में यहाँ जो नई दो कॉइनेज लाए, उनमें से एक तो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सिल्वर टंका, और दूसरा है जो कॉपर की थी कॉइनेज जिनको हम कहते हैं जीतल या जीतल, जिसको आप पढ़े। तो जीतल और टंका, यानी जीतल कॉइन सिल्वर की थी और सिल्वर कॉइन टंका, और फिर जो कॉपर वाली कॉइन थी उसको हम जीतल कहते हैं। तो बाद में जब यहाँ पे कॉइनेज चली तो अल्तमश उसमें आप देखिए इनोवेटर है या जो ट्रेंड सेटर है, यानी क्लासिक ट्रेडिशन यहाँ अल्तमश से इसका स्टार्ट होता है कॉइनेज का। जो दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे कॉइनेज स्टार्ट होती है यहाँ से, तो उसमें ये दो कॉइनेज प्राइमरी इंपॉर्टेंस के, एक तो है सिल्वर टंका और दूसरा है कॉपर जिताल। उसकी पर्सनल लाइफ अगर आप देखोगे तो बड़ा रिलीजियस आदमी था, यानी निज़ामुद्दीन और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हामिदुद्दीन नागौरी, अच्छा इसी तरह से जलालुद्दीन तबरेज़, फिर इसी तरह से हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, फिर ये शेख नजीबुद्दीन नक्शाबी, तो उनको वो मतलब बाबा भी, यानी फादर के लक़ब से अल्तमश इनको पुकारते, तो उनके साथ इनके करीबी रवाबित थे।
तो मुल्तान के कैप्चर के यानी कनकिस के टाइम में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान ने अल्तमश का सपोर्ट किया, अल्तमश का। तो इसी तरह से मैंने उस पर बात की कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हौज़ शमसी बनाने में, जो दिल्ली में है, तो उसको बनाने में इनको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड किया। हमें एक और बात पता चलती कि उस टाइम का एक बड़ा थियोलॉजियन या जो रिलीजियस स्कॉलर था, उसका नाम था सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनवी। तो बड़ा एक मतलब जिसको आज आप कहोगे कि वो जो यानी वो शरिया और पॉलिटिक्स, इसको दो अलग चीज़ें नहीं समझता था। यानी वो कहता था कि जिस तरह इनिशियल इस्लाम में इस्लाम जिस तरह कायम किया गया था, सिमिलर पैटर्न्स पे यहाँ जो बरनी वगैरह पे बाद में लिखते हैं इस पे, तो बड़ा एक यानी जिस तरह हम यहाँ एक्सट्रीमिस्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं, फंडामेंटलिस्ट टर्म, वो आदमी था। अल्तमश इसको भी सुनता था लेकिन उसने कभी वो अप्लाई नहीं किया, यानी वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को दो अलग चीज़ें समझता था। तो एक और बात इसकी कि अगर आप सलातीन दिल्ली के मजहबी रुझानात प्रोफेसर निज़ामी की देखें तो उस पर आपको पता चलेगा कि बड़ा यानी जो रिलीजियस फंक्शन, मिसाल ख़त्म शरीफ वगैरह वगैरह, उनमें खुद भी ये पार्टिसिपेट करता था। तो रिलीजियस बैकग्राउंड था इसका, और फिर सूफ़ी आइडियोलॉजी का था, फिर जो हनफीस का जो स्कूल ऑफ थॉट था, तो इनमें बड़ा ये मतलब उन पे बड़ा कायम था अल्तमश। तो इसका मतलब जो हमने एक आप समझिए कि एक आउटलाइन इसके कंट्रीब्यूशन की बताई। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अब इसके जो सक्सेसर्स है दिल्ली सल्तनत पे जो इसको सक्सीड करते हैं उन पे हम बात करेंगे। तो इसमें जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोशियो कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड है, उन पे हम अलग भी डिटेल बात करेंगे। थैंक यू।